दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बार फिर उत्तर प्रदेश के राजनीति की और बात करेंगे अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने एक नई चाल चली है दोस्तों, परिसीमन बिल के माध्यम से, महिला आरक्षण बिल के माध्यम से। आपको पता है कि विगत पिछले सत्र में, संसद के सत्र में, यह परिसीमन का बिल, महिला आरक्षण का बिल सरकार के पास बहुमत नहीं होने के कारण गिर गया था। सरकार किसी भी कीमत पर इस बिल को पारित कराना चाहती है जिससे कि 2029 के लोकसभा चुनाव में इस बिल के आधार पर महिलाओं को आरक्षण प्रदान किया जा सके। साथ ही सरकार परिसीमन किसी भी कीमत पर कराकर जो सीटों की संख्या है हर राज्य में 50% बढ़ाना चाहती है। लेकिन कहा जाता है कि कई कारणों से, विशेषकर महिला आरक्षण पर तो विपक्ष के कई दल समर्थन करने को तैयार हैं, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर कोई भी विपक्ष में जितने भी राजनीतिक दल हैं, न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी, न तृणमूल कांग्रेस, न द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, न दक्षिण भारत की पार्टी, न पूर्वी भारत की पार्टी, न शिवसेना पश्चिम भारत की पार्टी, कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। क्योंकि सबने देखा कि असम में जो नया परिसीमन हुआ और उसके आधार पर जो विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने, चूंकि सत्ता में जो पार्टी होती है और जिस पार्टी की सरकार के दौरान परिसीमन कराया जाता है, तो निश्चित है कि सत्ताधारी दल को उसका लाभ मिलता है। सत्ताधारी दल के वोट बैंक के अनुसार संसदीय सीटों और विधानसभा क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यह मौका विपक्ष नहीं देना चाहता। लेकिन अखिलेश यादव ने एक नई चाल चली है। 3 शर्तें रखी है सरकार के सामने कि अगर सरकार वो 3 शर्तें, भारतीय जनता पार्टी वो 3 शर्तें मान ले तो अखिलेश यादव सरकार का समर्थन करने को तैयार है। और आपको पता है दोस्तों, अखिलेश यादव इस लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी है। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी, 37 सांसद हैं अखिलेश यादव के पास। सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी है 99 सांसदों के साथ, और तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव की ताकत है। अगर अखिलेश यादव ने समर्थन कर दिया तो फिर यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी को महिला आरक्षण का बिल, परिसीमन बिल पारित कराने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सवाल है कि इसका असर क्या होगा, इसका राजनीतिक असर क्या होगा। दोस्तों एक बात तय है कि अगर अखिलेश यादव की इन 3 शर्तों को मानकर अगर केंद्र सरकार ने इन दोनों बिलों को पारित कराने में सफल हो गई तो इतना तय है कि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को तो पूरे देश भर में मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका लाभ अखिलेश यादव को मिलेगा। इस बात में कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अखिलेश यादव ने जो 3 शर्तें रखी है दोस्तों, उसमें एक शर्त ऐसा है जिसकी मांग आज से नहीं बल्कि 30 वर्षों से अखिलेश यादव की पार्टी यानी मुलायम सिंह यादव की पार्टी लगातार करती आ रही थी कि जब महिलाओं का आरक्षण तय हो तो उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी अलग से कोटा निर्धारित कर दिया जाए। यह पहली शर्त है अखिलेश यादव की। आपको याद होगा दोस्तों, महिला आरक्षण का बिल चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान पेश किया गया हो संसद में या फिर मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान पेश किया गया हो, हर वक्त विशेष रूप से मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी, बिहार की पार्टी, इन दोनों पार्टियों ने संसद में इसका कठोर विरोध किया और इनकी मांग रही कि महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण दी जा रही है उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए भी कोटा निर्धारित किया जाए। चूंकि संविधान के अनुसार दलित, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए तो वैसे ही उनके प्रोपोर्शनेटली, आनुपातिक रूप से सीटें आरक्षित हो जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि चूंकि लोकसभा में पुरुष सांसदों के लिए भी ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण नहीं प्राप्त है, तो जब तक संसद में ओबीसी के लिए कोई आरक्षण की व्यवस्था नहीं है तो फिर ओबीसी की महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कैसे हो सकती है।
राम मनोहर लोहिया ने कहा था, राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि महिलाओं को भी, राम मनोहर लोहिया ने जब कहा था कि पिछड़े पावे 100 में 60, तो राम मनोहर लोहिया ने महिलाओं को भी पिछड़े वर्गों में शामिल किया था। कर्पूरी ठाकुर का जो फॉर्मूला बिहार में लागू हुआ था, उसके अंदर भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया था। तो महिलाओं को जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया गया था, बल्कि महिलाओं को महिला होने के नाते आरक्षण दिया गया था। माना यह गया था संविधान निर्माताओं ने कि जाति के आधार पर जो पिछड़ापन है, उससे भी अधिक पिछड़ापन जेंडर के आधार पर है। समाज के अंदर महिलाएं पिछड़ी हुई है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को घर से बाहर जाने का अधिकार नहीं था। तो अगर आप कल्पना कीजिए कि अगर पिछड़े वर्ग की, ओबीसी वर्ग की महिलाओं को आरक्षण देने का प्रस्ताव समाजवादी पार्टी का अगर नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकार करती है, तो बात अदालत तक जाएगी। अदालत क्या फैसला करेगा ये बात अलग है, लेकिन जनता की अदालत में एक बात तय है कि उत्तर प्रदेश में इसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिलेगा। हाँ, यह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के बाहर अन्य राज्यों में इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को भी मिले। एक पहला शर्त है। उसके बाद दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है कि परिसीमन बिल के माध्यम से, परिसीमन बिल के माध्यम से न केवल विधानसभा और लोकसभा सीटों का सीमांकन हो, पुनर्सीमांकन हो, बल्कि विधान परिषद और राज्यसभा की सीटें भी बढ़ाई जाए। यानी अगर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 80 लोकसभा सीट है, 50% की बढ़ोतरी के बाद ये सीटों की संख्या 120 हो जाएगी, तो उसी अनुपात में उत्तर प्रदेश से जो राज्यसभा की सीटें हैं और जो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं, उसमें भी 50% सीटों की बढ़ोतरी की जाए। यह अखिलेश यादव की दूसरी शर्त है। यह शर्त भी मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे आसान अगर कोई शर्त अखिलेश यादव ने जो रखा है भारतीय जनता पार्टी के समक्ष, केंद्र सरकार के समक्ष, मुझे लगता है कि इस शर्त को मानने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक बात तय है कि सरकार के खजाने पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कई बार कई राज्यों में ऐसी मांगे उठी है कि वहां जो ऊपरी सदन है, राज्यों में विशेषकर, केंद्र में एक अलग व्यवस्था है, अलग प्रकार की व्यवस्था है। संविधान निर्माताओं ने चेक एंड बैलेंस की व्यवस्था रखी है, लेकिन राज्यों में चेक एंड बैलेंस के लिए गवर्नर होते हैं, केंद्र सरकार होती है। इसीलिए कई संविधान कानून के जानकारों ने, कई नेताओं ने भी ऊपरी सदन को राज्यों में खत्म कर देने की मांग की है। और वैसे भी ऊपरी सदन देश के हर राज्य में नहीं है। पश्चिम बंगाल में कोई ऊपरी सदन नहीं है। कई राज्य ऐसे हैं जहां पर कि ऊपरी सदन नहीं है। बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। तो ये कुछ ही राज्य ऐसे हैं दोस्तों जहां पर कि ये ऊपरी सदन की व्यवस्था है, तो इसे खत्म करने की भी मांग की जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में ये शर्त भी सवालों के घेरे में आता है। तीसरी बात जो कही है अखिलेश यादव ने, तीसरी बात अखिलेश यादव ने कही है कि ये जो महिला आरक्षण का प्रस्ताव है, उसको पारित करने के बाद 33% महिलाओं को आरक्षण मिलने के बाद और उसमें पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए अलग से कोटा निर्धारित करने के बाद इस आरक्षण को 2027 के विधानसभा चुनाव से ही लागू किया जाए। 2027 का विधानसभा चुनाव कब? आज से लगभग 8 महीने बाद। 8 महीने में परिणाम आ जाएगा, सरकारें बन जाएगी। यानी 6 महीने में, जनवरी से उत्तर प्रदेश पूरा चुनावमय होगा। तो दोस्तों सवाल उठता है कि क्या इस 6 महीने के अंदर ये सभी काम संभव है? जवाब है नहीं। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि परिसीमन बिल के माध्यम से अखिलेश यादव की ये नई चाल है। ये 3 शर्तें केवल पब्लिक डोमेन में रखने के लिए, एक माहौल क्रिएट करने के लिए है।
वास्तविकता से इसका संबंध कम है। अगर ये मांगे, अगर अखिलेश यादव ये कहते कि 2029 से लागू हो जाना चाहिए तो बातें मान ली जाती। 2027 के विधानसभा चुनाव में यकीन मानिए दोस्तों कि जनवरी में किसी भी दिन चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करेगा, यानी मात्र 6 महीने का, 5 महीने का कह लीजिए समय है, क्योंकि बिल पारित तो होगा संसद के सत्र में, मानसून सत्र में, तो इसीलिए 5 महीने का समय है। और 5 महीने में क्या सरकार, चुनाव आयोग हर व्यवस्था करने में सक्षम है? ये एक बड़ा सवाल है दोस्तों। इससे भी बड़ा सवाल क्या है, अखिलेश यादव की शर्त में, वो सुनिए। अखिलेश यादव ने जब यह कहा कि ओबीसी के लिए, पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित किया जाए, तो अखिलेश यादव ने एक और चीज जोड़ दिया है उसमें, और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक मौका दिया है अखिलेश यादव ने। और मौका भी क्यों दिया है, यह जानकर भी आपको आश्चर्य होगा दोस्तों। अखिलेश यादव ने कहा है कि ओबीसी की महिलाओं के लिए कोटा निर्धारित हो, साथ ही मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कोटा निर्धारित किया जाए। जब तक मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा अलग से निर्धारित नहीं होगा, तब तक हम इस बिल को का समर्थन नहीं करेंगे। अब आप समझिए कि संविधान में धर्म के आधार पर कोई आरक्षण देने की व्यवस्था है ही नहीं, तो फिर मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण कैसे निर्धारित करवाएंगे अखिलेश यादव? खुदा न खास्ता ऐसा कई बार हुआ है, कई राज्य सरकारों ने मुसलमानों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है, सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो पता है कि संसद अगर ऐसा भी कोई कानून बनाने का प्रयास करेगी तो अदालत उसे छोड़ेगी नहीं, क्योंकि भारत के संविधान निर्माताओं ने इस बात की कल्पना ही नहीं की थी कि भारत में एक बार फिर से 1947 के विभाजन के बाद, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के बाद, फिर से भारत में कोई धर्म के आधार पर आरक्षण और विशेष सुविधा की मांग उठेगी। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसी बातें सोची होगी? क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ऐसी कल्पना की होगी कि भारत में आजादी के 70-75 वर्षों के बाद फिर से एक बार धर्म के आधार पर किसी व्यवस्था की बातें उठेगी, चर्चा में उठेगी? लेकिन अखिलेश यादव उठा रहे हैं। और यही वो मुद्दा है दोस्तों, जिससे कई बार कई राजनीतिक दल आरोप लगाती है समाजवादी पार्टी पर कि मुस्लिमवादी होना, कि जैसे ममता बनर्जी जो राजनीति कर रही थी पश्चिम बंगाल में, वही राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं कि मुसलमानों को खुश रखो, मुसलमान एक साथ आ जाए, मुसलमान वोट छिटकना नहीं चाहिए, कोई ओवैसी के साथ जाना नहीं चाहिए, कांग्रेस की अपील मुसलमानों के बीच बढ़नी नहीं चाहिए, मुसलमानों का इमरान मसूद, इमरान प्रतापगढ़ी जैसे चेहरों पर भरोसा नहीं बने, सलमान खुर्शीद जैसे नेताओं को कोई महत्व नहीं मिले मुस्लिम समाज के अंदर, मुसलमानों के एक छत्र नेता के रूप में अखिलेश यादव स्थापित रहे। तो ये तभी संभव है जब अखिलेश यादव ऐसी मांग करेंगे, और उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हिंदू मतों का ध्रुवीकरण होगा। और जब जब हिंदू और मुसलमान का ध्रुवीकरण होगा तो फिर मामला केवल और केवल लड़ाई आमने सामने की होगी, तीसरा कोई नहीं बचेगा, ना बसपा बचेगी, ना कांग्रेस की कोई हैसियत बनेगी। तो असली खेल यहां आकर टिकता है दोस्तों। तो इसीलिए जब मैंने कहा कि बीजेपी का क्या होगा, तो इसी एक तीर से, अखिलेश यादव के इस तीर से एक ही काम होगा कि मुकाबला अखिलेश वर्सेस भारतीय जनता पार्टी में सिमट जाएगी। और यही अखिलेश यादव चाहते हैं, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है। दोनों की मनसा पूरी हो जाएगी और घंटी बजाएंगे अन्य दल, कांग्रेस हो, ओवैसी हो, बसपा हो, मायावती हो, ये सब के सब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व की लेबोरेटरी है, और कितना महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इस बात की कल्पना करके केवल आप देखिए कि उत्तर प्रदेश वह राज्य है
जहां राम मंदिर है, और इसी राम मंदिर के रथ पर सवार होकर भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों की पार्टी से 303 सांसदों की पार्टी बनी। ये वो उत्तर प्रदेश है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी थी राम बाबरी मस्जिद के विध्वंस के लिए। ये वो उत्तर प्रदेश है जिसका महत्व भारतीय जनता पार्टी को पता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़कर उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी को पता है उत्तर प्रदेश का महत्व, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया था। इसलिए नहीं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की पीडीए के फेर में फंसे, बल्कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का एकमात्र केंद्र है हिंदुत्व, हिंदुत्व, हिंदुत्व। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कहती है 80 और 20 की राजनीति। अखिलेश यादव भी कहते हैं 80 और 20 की राजनीति। तो असली लड़ाई इसी 80 और 20 की लड़ाई में होना है। अखिलेश का 80 यानी माइनस सवर्ण सामान्य जाति, ब्राह्मण, राजपूत और वैश्य, कास्ट, ब्राह्मण, राजपूत, कास्ट और वैश्य माइनस कर दीजिए, बच गया 80%। अखिलेश यादव का ये पीडीए है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। भारतीय जनता पार्टी का पीडीए और 80% माइनस मुसलमान। अब लड़ाई इसी की है। किस पर उत्तर प्रदेश की जनता भरोसा दिखाती है, ये तो मार्च 2027 बताएगा, वैसे ही जैसे मार्च 2017, मार्च 2022 में बताया था। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हमारा विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।